Student, welcome to in my YouTube channel KB Physics 12th. Today's topics of discussion are absolute permittivity of the medium, relative permittivity and principle of superposition. तो इस प्रिंसिपल की हेल्प से हम किस तरह से किसी गिवन चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी चार्जेस, उससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। तो जब हम किसी चार्जेस को वैक्यूम में रखते हैं तो उन पर उनके बीच सर्टेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं कूलम्स लॉ का यूज करके। अब जब उन्हीं चार्जेस को उतनी ही डिस्टेंस पे किसी दूसरे मीडियम में रख देते हैं तो पाया गया कि उनके बीच लगने वाला फोर्स चेंज हो जाता है। तो ये जो चेंज हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द चेंज ऑफ मीडियम, ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, जिसको हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहते हैं। तो हम इसी के बेसिस पे हम इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन दे सकते हैं, और वो है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम ड्यू टू विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज चेंजेज या get changes with change of medium between them. It happens due to the polarization of the medium. देखिए, हम इस पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम के बारे में डिटेल में हम आगे कैपेसिटेंस वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन बताई जा रही है ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि मीडियम का पोलराइजेशन हो रहा है। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है कोई मीडियम, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं वो पोलराइज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से गिवन चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स जो है रेड्यूस हो जाता है इन कंपैरिजन टू फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेज इन वैक्यूम। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज इन वैक्यूम की बात करें तो कूलम्स लॉ से हमें मालूम है कि F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये जो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसी तरह से किसी भी मीडियम में जब हम चार्जेज को रखेंगे तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट की जगह पर उस पर्टिकुलर मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यूज करेंगे। अब बात आती है इसकी यूनिट की, तो हम यूनिट इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाता है कि FE इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 Q2। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले लीजिए, तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई FE R स्क्वायर। तो चार्ज इंटू चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलम है तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर हो गया, अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट हो गया फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और R स्क्वायर डिस्टेंस को हम कहेंगे मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसकी यूनिट हो जाती है। अब हम इसकी वैल्यू की बात करते हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में कई बार यूज होती है। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम जो होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। और ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी वैक्यूम की है ये मिनिमम वैल्यू है, इससे कम किसी दूसरे मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब किन्हीं चार्जेस को वैक्यूम में रखा जाएगा तो उनके बीच मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। उतनी ही डिस्टेंस पे उन्हीं चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम में रख दिया जाएगा तो निश्चित रूप से लगने वाला फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि द वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज मिनिमम, हेंस द टू चार्जेस एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द वैक्यूम इन कंपैरिजन टू एनी अदर मीडियम। क्योंकि हम ये क्या है कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी किसी दूसरे मीडियम के लिए, फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी की। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक डेंसिटी होती है मटेरियल की, एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी हम वाटर के कंपैरिजन में, वाटर के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि वो मटेरियल वाटर के रिस्पेक्ट में कितना डेंस है। तो यहाँ पर हम जब रिलेटिव परमिटिविटी की बात करेंगे तो हम वैक्यूम के कंपैरिजन में रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करेंगे। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। तो ये क्या है? एक रेशियो है। इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो यही लिखा हुआ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एप्सिलॉन यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। तो ये फार्मूला एक बनता है, एक जो ये बन जाता है इसी से रिलेटेड। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्योंकि टू सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है तो इसकी यूनिट नहीं होगी, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी जब रेशियो निकालेंगे। तो रिलेटिव परमिटिविटी हैज नो यूनिट वेयर एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी हैज यूनिट। अब जैसा कि हमने बात की कि जब किन्हीं चार्जेस को वैक्यूम से हटाकर किसी दूसरे मीडियम में उतनी डिस्टेंस पे रख दिया जाता है तो फोर्स चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी को फोर्स के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। वो देखिए कैसे करेंगे। द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ फोर्स। सिंपल सा फार्मूला निकालना है इसमें। When two charges Q1 and Q2 are placed at distance r in vacuum, the force acting between them, तो इतना फोर्स लगेगा जब वैक्यूम में उनको रखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, जब इन्हीं चार्जेज को इतनी डिस्टेंस पे किसी दूसरे मीडियम में रख दिया जाए जिसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन हो तो कितना फोर्स लगेगा? The force acting between the same charges when they are placed in a medium of absolute permittivity epsilon at same distance, F m is equal to हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? एप्सिलॉन को रिप्लेस कर देंगे क्योंकि एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं हम। तो देखिए यही मैंने कर दिया है यहाँ पर। एफ एम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया गया, इक्वेशन 2 को 2 से। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 तो हमें मिल जाएगा FO। FO क्या है? फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। और FM क्या है? फोर्स एक्टिंग बिटवीन सेम चार्जेज व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एनी अदर मीडियम एट सेम डिस्टेंस। तो इसका रेशियो जो आ रहा है वो एप्सिलॉन आर आ गया। तो एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है। तो इस तरह से रिलेटिव परमिटिविटी या कहें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फोर्स के रेशियो के टर्म्स में भी हमने डिफाइन कर दिया, और इसी को हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं। Hence, the relative permittivity is defined as the ratio of force acting between two charges in vacuum. Numerator में क्या है? Force acting between two charges in vacuum to the force acting between the same charges in another medium placed at same distance.
तो ये एक डेफिनेशन हो गई। इस पे सिंपल न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्ट वाइज कुछ भी पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। तो आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस प्रिंसिपल की हेल्प से किसी गिवन चार्ज पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेज। सिंपल हम कूलम्स लॉ ही लगाएंगे, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो अदर चार्जेज हैं उस गिवन चार्ज पे जो फोर्स लगाएंगे उन सभी का वेक्टर्स हम निकाल लेंगे, तो नेट फोर्स पता लग जाएगा। इसको कैसे करेंगे ये हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो सकता है, इट स्टेट दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल चार्जेज ऑन द गिवन चार्ज, है ना। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लें तो F1 यानी Q1 चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स है, ये क्या है, नेट फोर्स है, इज इक्वल टू F12 यानी सेकेंड चार्ज जो फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, प्लस F13 यानी थर्ड चार्ज जो फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। इस तरह से हम सबको ऐड करेंगे और यह है nth चार्ज जो है फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। सभी का वेक्टर्स हम निकालेंगे यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और रिजल्टेंट फोर्स हमें पता लग जाएगा। जैसे हमने फिगर में दिखाया है कि देखिए Q1 एक चार्ज है, इसी चार्ज पर हमें फोर्स निकालना ड्यू टू नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट नियर टू इट। तो जैसे Q2 फोर्स जो लगा रहा है वो F12 लगा रहा है, ये दिखाया गया है। Q3 फोर्स जो लगा रहा है वो F13 लगा रहा है। Q4 जो फोर्स लगा रहा है F14 लगा रहा है, और Qn जो लगा रहा है वो F13 लगा रहा है। तो इन सभी फोर्सेज का वेक्टर्स हम निकालेंगे तो नेट फोर्स पता लग जाएगा। अब इसको कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल से इससे रिलेटेड कैसे सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक चार्जेस of 1 microcoulomb, -1 microcoulomb, 2 microcoulomb are placed in air at the corner A, B and C respectively of an equilateral triangle ABC having length of side 10 cm. Find the resultant force on the charge at C. यानी पॉइंट C पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर हमें नेट फोर्स पता करना है। ये सिचुएशन है, देखिए A, B और C। यहाँ पर जो चार्ज रखा है वो 1 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर जो चार्ज रखा है -1 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पर जो चार्ज रखा है C पॉइंट पर वो है 2 माइक्रोकूलम। इसी पे हमें नेट फोर्स पता करना है। तो देखिए ये 2 माइक्रोकूलम ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब इसी पे C पर जो चार्ज रखा है उसी पे फोर्स हमें देखना है। उसी चार्ज को देखेंगे कि वो किस तरफ को अट्रैक्ट या रिपेल होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। देखिए अब ए पर जो चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम जो कि पॉजिटिव है वो इसको रिपेल करेगा, मतलब ये फोर्स जो लगेगा F ए वो इस तरफ को लगेगा along द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। अच्छा, अब ये देखिए बी पर जो चार्ज रखा हुआ है जो कि निगेटिव है वो इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ को, ये तो फोर्स इधर को हो जाएगा एफ बी। एफ ए एफ बी हम निकाल लेंगे और फिर इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। एफ ए और एफ बी के बीच में जो एंगल होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये एंगल 120 डिग्री का होगा, यानी थीटा हमारा 120 डिग्री हो गया। और एफ ए पता करें और एफ बी पता करें और देखेंगे कि ये दोनों आपस में यहां पर तो इक्वल आ रहे हैं, हमेशा इक्वल नहीं आएंगे। तो एफ ए की वैल्यू निकालिए। एफ ए इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, Q1 Q2 कूलम्स ला लगाएं, है ना, कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। Q1 1 माइक्रोकूलम है, 1 इंटू 10 टू द पावर -6, और दूसरा है 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में चेंज कर लिया, फिर इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर देखिए 12 माइनस का आएगा, 9 माइनस 12 ऊपर हो गया, नीचे देखिए क्या आ रहा है 100 हुआ स्क्वायर करने पर, और 10 टू द पावर -4 हो जाएगी। तो ये मल्टीप्लाई करें 100 इंटू 10 टू द पावर -4, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा
10 to the power -2 और ऊपर आ रहा है 18 इंटू 10 to the power -3। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 18 इंटू 10 to the power -3 प्लस 2, तो 18 इंटू 10 to the power -1 यानी 1.8 न्यूटन फोर्स आ गया है एफ ए का। एफ बी भी इतना ही आएगा क्योंकि यहां पर भी जो चार्ज रखा है बी पॉइंट पर वो 1 माइक्रोकूलम भी तो है, तो एफ बी की वैल्यू भी इतनी ही आएगी, बस डायरेक्शन उसकी इस तरफ को होगी, टुवर्ड्स बी पॉइंट हो जाएगी क्योंकि ये चार्ज अट्रैक्ट होगा। तो एफ बी की वैल्यू भी इसी तरह से लिख लेते हैं, तो एफ बी ऑल्सो इक्वल टू हो गया कितना 1.8 न्यूटन। अब इन्हीं का रिजल्टेंट निकालना है एफ ए और एफ बी। तो हमने देखा कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है और इसको हमने सपोज कर लिया वो एक्स के इक्वल है, लेफ्ट कर दिया, यानी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू आ गया 1.8 न्यूटन इज इक्वल टू एक्स है। कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हमने ऐसा कर लिया है। अब हम ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए जो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स एफ इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर-रूट, हमने क्योंकि दोनों फोर्सेज को एफ ए एफ बी को एक्स सपोज कर लिया है तो एक्स लिख लेंगे इसको, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी और एंगल बन रहा है कॉस 120 डिग्री का, यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल एफ ए और एफ बी में है। तो इसकी जगह पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स इंटू एक्स, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, तो 2 कैंसिल आउट, तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कट गया, तो अंडर-रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया एक्स। मतलब रिजल्टेंट जो फोर्स लग रहा है वो भी एक्स के इक्वल है और एक्स है कितना 1.8 न्यूटन है, तो इस तरह से एफ नेट इज इक्वल टू आ गया 1.8 न्यूटन। तो इस तरह से गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम किसी भी गिवन चार्ज पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेंगे। अब हम एक और प्रॉब्लम जनरली पूछी जाती है उसकी बात करेंगे। यहां पर क्या है कि 2 चार्जेज प्लस क्यू एंड प्लस 4q आर एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर अपार्ट at what position and for what value of capital Q will the system be in equilibrium? Check the nature of equilibrium, यानी स्टेबल या अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम होगी तो कैसी होगी, स्टेबल होगी अनस्टेबल होगी, उसको भी चेक करना है। तो पहले हमें 2 बातें निकाली, एट व्हाट पोजीशन, किस पोजीशन पे रखा जाएगा, कहां पर रखा जाएगा, और इस Q की वैल्यू हम निकालेंगे चार्ज Q और के टर्म्स में, क्योंकि हमारे जो चार्ज हैं वो प्लस Q और प्लस 4q है, इन्हीं के टर्म्स में हम कैपिटल Q की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हम ये शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो चार्ज जो गिवन है उनका नेचर कैसा है, मतलब वो दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों निगेटिव हैं या एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। तो यहां पर दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमारा ये वाला पहला वाला केस अप्लाई हो रहा है, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, मतलब सिमिलर चार्ज होंगे तो उनका प्रोडक्ट जो है ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये सिचुएशन है हमारे पास, देखिए फिगर से समझिए डिटेल में इसको, ये हमारा Q चार्ज है और ये 4Q चार्ज है। अब इस थर्ड चार्ज को हम इसके बीच में कहीं पर रख सकते हैं, और लिया हमने यहाँ पर रख दिया P पॉइंट पर ये Q। अभी हमें इसका साइन नहीं मालूम है, साइन हम निकालेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो देखा जाए कि हम थोड़ी देर के लिए इसको पॉजिटिव मान लें। देखिए ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होगा जब हर एक चार्ज पर, सिस्टम के हर एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो, चाहे वो P पर रखा हुआ चार्ज हो, चाहे वो यहाँ पर A पॉइंट पर रखा हुआ चार्ज हो, B पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज हो, यानी किसी भी चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो पहले हमें पोजीशन पता करने के लिए हम ले रहे हैं कि ये जो Q चार्ज P पॉइंट पे रखा हुआ है इस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है,
तो यहां से हम डिस्टेंस इसकी ले रहे हैं x, और तो इधर वाली डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये हो जाएगी 3 - x। तो इस पर ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा, मान लिया ये भी पॉजिटिव था तो ये रिपेल करेगा इस तरफ को, है ना, और ये वाला चार्ज जो 4q है वो भी इसको रिपेल करेगा। अब ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो नेट फोर्स 0 हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन पता करने के लिए कहां पर रखा गया है Q, कैपिटल Q वाला चार्ज, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स और इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स आपस में इक्वल कर देंगे। तो ये इसको रिपेल कर रहा है, FA मान लिया इधर लग रहा है और FB इधर लग रहा है, तो FA = FB करना है हमें, FA = FB करना है पोजीशन पता करने के लिए, ठीक है। तो FA इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स रिपल्सिव है, इसके बीच का फोर्स निकालना है, तो K Q कैपिटल Q अपान ये क्या डिस्टेंस x² है इक्वल टू इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स FB है, तो K कैपिटल Q इंटू 4Q अपान 3 - x होल स्क्वायर। K से K कटा, कैपिटल Q से कैपिटल, Q से Q, तो हमारे पास आया 1/x² इक्वल टू 4/3 - x का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/x इक्वल टू 2/3 - x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2x इक्वल टू 3 - x, तो इसको इधर ले आए तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1। यानी जो Q चार्ज है प्लस Q, उससे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इसको रखा गया है ना। तो 2x इक्वल टू 3 - x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर ले आए, 3x इक्वल टू 3, तो ये x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ जाती है, ठीक है ना। ये 1 सेंटीमीटर आ गई, तो ये जो है इधर वाली डिस्टेंस पता करनी है तो 3 - x करके पता कर लेंगे, यदि मान लिया पर्टिकुलरली पूछा जाए। तो हमें ये डिस्टेंस पता लग गई है कि ये जो है 1 सेंटीमीटर है और इधर वाली डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है ना। ये 2 है, ये 1 है। अब हमें पता करना वैल्यू Q की, वैल्यू कैपिटल Q की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम देखिए, यहां तो ये आपस में जब हम इक्वल करते हैं तो सारे चार्ज तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, है ना। तो Q की वैल्यू पता करने के लिए कैपिटल Q की हमें इस चार्ज या इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स पता करना पड़ेगा। इसको दोबारा फिगर बनाते हैं, सेकेंड पार्ट, और व्हाट वैल्यू। तो इसके लिए हमने फिगर बनाई, ए पॉइंट पर Q चार्ज रखा था, बी पॉइंट पर 4Q चार्ज रखा था, ये हमारी डिस्टेंस जो आई थी वो 1 सेंटीमीटर आई थी, और इधर वाली डिस्टेंस जो आई थी वो 2 सेंटीमीटर आई थी, है ना। अब ये Q यहाँ रखा गया। इसकी Q की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, या तो इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स जो नेट है उसको इक्वल टू 0 रख दें, या फिर इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स नेट फोर्स 0 रख दें। तो हम इसको ले रहे हैं, इस पर लगने वाला नेट फोर्स, मतलब इसके और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको निकालें पहले, इसके और इसके बीच लगने वाला फोर्स। तो अब रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो हमें उससे लेना देना नहीं है। तो ये हो जाएगा K Q कैपिटल Q अपान 1 सेंटीमीटर है तो 1 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू हो गया इसके और इसके बीच लगने वाला। यही तो दो चार्ज हैं, वो इसको फोर्स को इस पर फोर्स लगाएंगे Q पर, है ना। इक्वल रख करके प्लस करके हम 0 रखेंगे, है ना। टोटल हम इस फोर्स को और इस फोर्स को ऐड करके इक्वल टू 0 रख दें, है ना। तो K 4Q इंटू Q अपान यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0 रख दिया। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम उधर ले जाते हैं, है ना। तो K Q कैपिटल Q इक्वल टू हो जाएगा माइनस K 4Q इंटू Q अपान 9। तो K से K कट गया, Q से Q कट गया 1, तो हमारा कैपिटल Q की वैल्यू आ गई -4Q अपान 9। ये वैल्यू आ गई है अननोन चार्ज,
अब हमें इक्विलिब्रियम चेक करना है कि ये स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी। मतलब इस चार्ज की वैल्यू तो ये है और निगेटिव चार्ज है ना, ये चार्ज जो है वो निगेटिव आ गया। अब जरा इसकी स्टेबल और अनस्टेबिलिटी चेक करते हैं। ये चार्ज हमारा वैल्यू तो आ गई है। अब इसका नेचर चेक करते हैं, इक्विलिब्रियम कैसी है। तो नेचर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस चार्ज को शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा लेफ्ट या राइट में। मान लिया हमने इसको इस तरफ को शिफ्ट कर दिया, यहां पर ले आए, ये यहां पर ले आए, तो क्या होगा, ये वापस लौटेगा। यदि वापस लौटने की कोशिश करेगा तब तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी, और यदि वो उसी तरफ को आगे बढ़ता चला जाए तो अनस्टेबल होगी। हमने चार्ज को यहां से क्यू पॉइंट पर शिफ्ट कर, क्यू नहीं इसका नाम कोई दूसरा ले लें, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। ये मान लिया हमने सी पॉइंट लिया और इस चार्ज को शिफ्ट करके यहां पर ले आए, है ना, ये पी पर पहले था, अब ये सी पर पहुंच गया। मतलब 4Q और इस माइनस क्यू के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। पहले 2 सेंटीमीटर थी, अब और कम हो गई। तो इसके बीच क्या फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्शन लग रहा होगा। डिस्टेंस कम होने से स्ट्रांग फोर्स लगने लगेगा और ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। मतलब ये चार्ज आगे बढ़ता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। इसका मतलब हम यदि शिफ्ट करेंगे इस चार्ज को टुवर्ड्स राइट, कैपिटल क्यू वाले चार्ज को, जिसकी की नेगेटिव वैल्यू आई थी, तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट होता चला जाएगा प्लस 4Q की तरफ। वापस नहीं लौट रहा है, वापस लौटता तो स्टेबल होती। अब क्योंकि आगे बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अच्छा, अब समझा देते हैं कि स्टेबल कब होती। यदि मान लिया इसको पॉजिटिव चार्ज हमारा आंसर आता, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती, तो जरा देखिए तो सिचुएशन क्या बनती, तो बिल्कुल डिफरेंट बन जाती। यदि ये पॉजिटिव होता और इसको हम इधर की तरफ शिफ्ट करते यहां पर, तो डिस्टेंस कम हो गई, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, अब देखिए पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। डिस्टेंस कम होगी तो रिपल्सन और स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब ये चार्ज जो प्लस 4Q है वो इसको रिपेल करेगा वापस P की तरफ। मतलब हमने शिफ्ट किया टूवर्ड्स 4Q चार्ज और रिपल्सन की वजह से ये वापस P की तरफ लौटेगा। इसका मतलब उस सिचुएशन में ये इक्विलिब्रियम जो आएगी इसकी, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगी। तो निगेटिव चार्ज यदि है इसका, प्लस जो कैपिटल Q चार्ज है इसकी वैल्यू निगेटिव है, तो है अनस्टेबल। हमें हालांकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो अनस्टेबल है ना, जो हमने सॉल्व किया। और यदि प्लस Q होता, पॉजिटिव चार्ज ये होता, तो स्टेबल आ जाती। तो अनस्टेबल और स्टेबल चेक करने के लिए हमें क्या करते हैं, सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पर चार्ज है, चार्ज को हमने डिस्टर्ब किया और यदि वो वापस लौटता तो स्टेबल होती। यदि उसी तरफ को, जिस तरफ को हमने डिस्टर्ब किया, उसी तरफ को चलता चला जाए तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है इसको निगेटिव चार्ज लेने पर। मेरी समझ से ये बात बिल्कुल समझ में आ ही गई होगी। अच्छा, नहीं तो हमने डिटेल में करके दिखाया है। अब इसी क्वेश्चन को, इसी टाइप के क्वेश्चन को हम इन फार्मूले से डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये फार्मूले नोट कर लें। और पहली कंडीशन दी गई है कि Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 हो, मतलब या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव हो। उस केस में x1 इज इक्वल टू क्या होती है, x1 पहली बात तो ये क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज Q1 होती है। Q1 से डिस्टेंस x1 है, तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। x1 इज इक्वल टू r0 क्या है, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अपॉन अंडर रूट Q1 अपॉन Q2 प्लस 1 है। रूट केवल Q1 और Q1 पर है। अच्छा, मान लिया हम इसी फार्मूले को यूज करके x2 निकालें। x2 क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q2, तो थोड़ा वेरिएशन हो जाएगा फार्मूले में, r0 अपॉन अंडर रूट, अब Q1 ऊपर आएगा, Q2 नीचे आएगा, है ना, प्लस 1। यानी अब हम ये x2 निकाल रहे हैं, ये है डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q2, यानी जिस चार्ज से हमें डिस्टेंस निकालनी होती है वो यहां पर डिनोमिनेटर में रहता है। ये x1 जो थी डिस्टेंस, वो थी फ्रॉम चार्ज Q1,
तो ये वाला फार्मूला लगा, है ना, Q1 डिनोमिनेटर में लिखा गया है। और जब हमें सेकंड वाले चार्ज से डिस्टेंस पता करनी है तो हमें फार्मूले में थोड़ा वेरिएशन करना पड़ेगा। अब Q1 अपॉन Q2 आएगा। अच्छा, यदि मान लिया, एक बहुत ही खास बात है यहाँ पर दूसरे केस में समझना है, व्हेन Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 हो, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज हो दूसरा निगेटिव चार्ज हो। देखिएगा, ये Q1 हमारा है और मान लिया 4Q ये है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अपोजिट साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, लेस देन 0 आएगा, निगेटिव आएगा। अब इस सिचुएशन में चार्ज जो थर्ड रखा जाएगा इक्विलिब्रियम के लिए, वो इन दोनों के बीच नहीं रखा जाएगा। वो कहां पर रखा जाएगा, या तो इस तरफ रखा जाएगा इस चार्ज के लेफ्ट में, या फिर इस वाले चार्ज के राइट में, तभी हमें इक्विलिब्रियम मिलेगी। भाई चार्ज सिमिलर नेचर के हों तो थर्ड चार्ज को इन दोनों के बीच में रखेंगे। यदि चार्ज डिफरेंट नेचर के हों तो जो थर्ड चार्ज रखेंगे वो इन गिवन चार्ज के लेफ्ट में या राइट में ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज रखेंगे। तो x1 ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि Q1 ये है, हमने Q2 इसको माना है, तो यहां पर x1 निकालना है। क्यों होगा, इसको भी समझ सकते हैं। देखिए यहां पर यदि हम चार्ज रख देते हैं, चलो Q रख दिया, प्लस का Q रख दिया, तो इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में हो गए, तो इसमें नेट फोर्स 0 होने के कोई चांसेस नहीं है। जबकि यहां पर देखिए, यदि हम इसको यहां पर रख दें, कहां पर, यहां पर प्लस Q रखा, अब देखिएगा इसके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स इधर को लगेगा, इसके और इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। यही तो कंडीशन होती है, सिस्टम के हर चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो बीच में यदि रखते हैं तो 0 आएगा ही नहीं, इसलिए हम उस थर्ड चार्ज को इस Q1 के लेफ्ट में रखें या Q2 के राइट में रखेंगे। अच्छा, दूसरा x1 का फार्मूला ये बन जाता है हमारा। देखिए x1 इज इक्वल टू है R0 अपॉन अंडर रूट Q2 अपॉन Q1 -1 होगा। और हम x2 भी निकाल सकते हैं। x2 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेकंड चार्ज। ये x1 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम Q1 है, और x2 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम Q2। अब यहां पर हम चार्ज को रखेंगे, ये वाला है ना, इस पॉइंट को हम Q2 की तरफ लेंगे, तो उस केस में आंसर आएगा R0 अपॉन अंडर रूट, अब हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 -1। तो ये फार्मूले को यूज करके हम डायरेक्ट जो है पोजीशन पता कर सकते हैं कि चार्ज को कहां पर रखा जाएगा इक्विलिब्रियम के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस में। बस यहां पर जरूर हमें ध्यान रखना है कि अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे तो इनके बीच में कहीं भूले से भी मत लीजिएगा थर्ड चार्ज की पोजीशन। थर्ड चार्ज की पोजीशन जो होगी वो इन दोनों के बीच में ना होकर के जो गिवन चार्जेस हैं उनके बाहर की तरफ होगी। तो इस तरह से मेरी समझ से ये बात अब क्लियर हो गई होगी। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही मतलब बेनिफिशियल रहेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब